नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। जी हां, थोड़ी देर में योजना भवन में ये बैठक शुरू होगी। सभी आला अफसरों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, बड़ा फैसला हो चुका है और अब तमाम आला अफसरों को संबोधित करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। तो जो भी सरकार के फैसले हैं उन्हें अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए आला अफसरों के साथ ये बैठक काफी अहम है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इसमें आईएएस अफसर तमाम जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सभी आला अफसरों के साथ सीएम योगी बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश भी देंगे, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है और उस बड़े फैसले के लिए जन जन तक तभी पहुंचेगा जब सरकार के फैसले जो अधिकारी हैं वो ठीक से काम करेंगे और जनता तक उन फैसलों का लाभ पहुंचाया जाएगा। तो एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले शपथ, उसके बाद कैबिनेट की बैठक और अब अधिकारियों के साथ, अफसरों के साथ एक बैठक काफी अहम है। लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक बैठक के बाद अब दूसरी बैठक, सभी आला अफसरों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी बार सीएम की कमान संभाली है और दूसरी बार सीएम बनने के साथ एक्शन में आ चुके हैं। थोड़ी देर में योजना भवन में बैठक शुरू होगी। इसमें तमाम आला अधिकारी जो आला अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे और इन आला अफसरों को दिशा निर्देश दिया जाएगा, संबोधित करेंगे सीएम योगी। और बात करते हैं योगी कैबिनेट की बैठक के फैसले की। योगी कैबिनेट की बैठक का बड़ा फैसला, 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ाई गई है। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। जून 2022 तक मुफ्त राशन मिलेगा। सीएम योगी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि उनकी सरकार ने कोरोना काल में जो पिछली सरकार में फैसला लिया था 3 महीने तक मुफ्त डबल राशन दिया था, हर महीने 2 बार राशन, वो अब 3 महीने और बरकरार रहेगा। तो एक बड़ा तोहफा है गरीबों के लिए, 15 करोड़ लोगों के लिए जिन्हें जून 2022 तक मुफ्त राशन मिलेगा। तो जो आशंका जताई जा रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि सरकार अगर बनी तो ये बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली ही कैबिनेट में साफ कर दिया है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वो लाभार्थी हैं जिन्हें जनता लाभ देती है और बदले में उन लाभार्थियों ने दोबारा उनकी सरकार पर विश्वास करके उन्हें चुना। तो यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। महीने में 2 बार राशन मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है। उसमें अनाज के साथ साथ तेल, नमक भी सरकार देती है मुफ्त में, ताकि कुछ अलग से बाहर ना लेना पड़े। और 2 बार राशन मिलना एक बड़ा जो तोहफा है ये माना जा रहा है कि उन गरीबों के लिए लाभ मिलेगा और उसमें कोई वर्ग विशेष नहीं है, उसमें कोई जाति नहीं है, तमाम लोग उसमें समाहित हैं, तमाम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और जून 2022 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, यानी जो पहले 3 महीने मुफ्त राशन दिया गया था वो 3 महीने और सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। तो पहली कैबिनेट की बैठक से जो उम्मीदें की जा रही थी, एक बड़ा फैसला योगी कैबिनेट ने ले लिया। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी कि योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 3 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना काल में एक बहुत बड़ी मदद उन गरीबों को हुई थी, उनके पास खाना नहीं था, उस वक्त उन्हें मुफ्त राशन दिया था सरकार ने। और अब स्थिति क्योंकि अभी उतनी सुधरी नहीं है, इसीलिए कोशिश ये है कि अगले 3 महीने तक फिर से उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा, महीने में 2 बार। तो
तो योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई सुबह 10 बजे और इस बैठक में तमाम जो मंत्री थे वो भी पहुंचे। उनसे जब सवाल किया गया तो वो बचते नजर आए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मीडिया के सामने आए और जैसे ही फैसले पर मोहर लग गई, प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने जानकारी दी कि जो प्रस्ताव रखा गया तमाम मंत्रियों की सहमति के बाद उस पर मोहर लगी है और यही जानकारी देने के लिए वो खुद मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों के चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के मेंबरशिप अभियान और संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा होगी। आगामी संगठनात्मक कार्यों पर भी बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक बुलाई है। 5 राज्यों में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, खास तौर पर पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा पंजाब से भी। और वैसे ही चारों राज्यों की बात की जाए तो यहां पर भी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं कर पाई। पिछली बार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीटें 7 मिली थी सपा के साथ, लेकिन इस बार सिर्फ कुछ ही सीटों का संतोष करना पड़ा, 1-2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यही हाल है उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में हालांकि स्थिति सुधरी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। मणिपुर, गोवा में भी यही हाल रहा। तो आखिर कौन से वो कारण है? हार के बाद अब मंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई है और इनसे मंथन किया जाएगा कि आखिर कांग्रेस की हार की वजह क्या है। क्या भितरघात की वजह से कांग्रेस को दोबारा से पंजाब की सरकार बनाने में परेशानी हुई और सरकार गंवानी पड़ी? और उत्तराखंड में भी कोशिश यही थी कांग्रेस की कि यहां पर सरकार बनेगी, यहां से भी वो सपना टूट गया। तो 5 राज्यों में हार मिली है कांग्रेस को। और अब सुनते हैं मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के स्वराज बजट को लेकर। अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। और ये तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कही मैंने, उससे जुड़े हुए संस्थानों की बात कही। पिछले 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ। एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। व्यापार के लिए, ट्रेडर्स के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी, जीरो रेट पॉलिसी लागू की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा दी गई। प्राइवेट सेक्टर, इस सब की वजह से प्राइवेट सेक्टर और खासतौर से लघु और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो खूब फले फूले हैं दिल्ली में, और उससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में खूब बढ़ोतरी हुई है। इसका एक नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, और यही वजह है कि 7 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले वर्षों में यहां पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पे काफी निवेश किया गया था। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, नए बेड्स, वेंटिलेटर और बाकी उपकरण की कमी इसलिए नहीं हुई, या हुई तो बहुत कम कमी रही, क्योंकि कोविड के पहले के 5 साल में इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किए गए उन सब में स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बहुत समझदारी से और प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी से तो हम निपट लिए, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और व्यापार को कोविड में बहुत नुकसान हुआ। तत्काल राहत के लिए पिछले 2 साल में पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों और लोगों को वित्तीय सहायता, अनुदान राशि, राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कुछ करके फौरी मदद तो की गई, लेकिन फौरी मदद तो फौरी मदद होती है। इस सदन में अपने 8वें बजट में मैं दिल्ली वासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले सालों में हुए नुकसान से उबरने का एक एजेंडा लेकर आया हूं। इससे व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी समृद्ध होंगे। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष
जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उबर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है, उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मेन योगदान सेवा क्षेत्र का है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका योगदान 83.94% है दिल्ली में सर्विस सेक्टर का, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 13.78% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28% है। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रुपए होने की संभावना है। 2020-21 में यह 3,44,136 रुपए थी। 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81% की बढ़ोतरी होने वाली है। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपए से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। 2020-21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में प्रचलित मूल्यों में 1.09% और वास्तविक मूल्यों पर 3.86% का संकुचन, उसका श्रिंक होना कोविड-19 महामारी और उसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रतिबद्ध उपायों को असर दर्शाते हैं। हालांकि अग्रिम अनुमानों का संकेत है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 21-22 में प्रचलित मूल्यों पर 17.65% और स्थिर मूल्यों पर 10.23% की बढ़ोतरी होगी। अब मैं इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रख रहा हूं।
2021-22 के लिए पूरा जो हमने बजट रखा था 69,000 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट की अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में मैं 67,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। 67,000 करोड़ का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2020-21 में 52,468 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से 27.70% अधिक है। संशोधित अनुमान राशि 67,000 करोड़ रुपए में राजस्व व्यय के लिए 50,862 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 16,138 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजीगत बजट 2021-22 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान के 17,201 करोड़ रुपए से कम होकर संशोधित अनुमान में 16,138 करोड़ रुपए का हो गया है। यह मुख्यतः कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद पूंजीगत कार्यों की धीमी गति के कारण है। स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 2021-22 के अनुमोदित बजट अनुमान 31,200 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान में 32,400 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा मुख्य रूप से कोविड नियंत्रण संबंधी व्यय के कारण है। स्कीम प्रोजेक्ट्स के लिए संशोधित अनुमान 21-22 में 34,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुमोदित बजट अनुमान में ये 37,800 करोड़ रुपए था पिछले साल, इस साल करंट ईयर का। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स महोदय, वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में 468.22 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांग की आवश्यकता होगी। इसके लिए पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ बजट अनुमान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी सरकार सत्ता में आने से पहले अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल व्यय 2014-15 के दौरान वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश कर रहे हैं जिसका नाम रोजगार बजट दिया गया है। स्वराज बजट पेश कर रहे हैं और उन्होंने पहले बजट का भी जिक्र किया और अब रोजगार को लेकर बेहद अहम ये बजट खास है। इस बार का बजट रोजगार देने वाला है। और आगरा से हादसे की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार डंपर ने 4 मासूमों को रौंद दिया। 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है जबकि 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अचनेरा थाना के लक्ष्मी गार्डन का ये मामला है जहां पर डंपर ने 4 बच्चों को रौंद दिया। इनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है और आसपास के लोगों ने देखा इस हादसे के बाद 2 बच्चे तड़प रहे थे। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर इलाज चल रहा है। खबर मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने पर उनके रायबरेली शहर स्थित पंचवटी आवास पर जश्न मनाया गया। खुशी में लोग पटाखे जलाते रहे, अबीर गुलाल लगाया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं उनके छोटे भाई अवधेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिनेश प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए आभार जताया। हमारे बड़े भाई आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं, उनका आज मंत्रिमंडल में उनका वो हुआ है, मंत्री पद मिला है, उसी का जश्न है। उनके मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए हम माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इस लायक हमारे भाई को समझा, पंचवटी परिवार को समझा। किस तरह के जश्न मना रहे हैं आज आप लोग? आज पंचवटी के लिए बहुत ही उपयोगी दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। एक मंत्री पद की उपलब्धि पंचवटी परिवार को मिली जो हमारी पहली उपलब्धि है।
और अब एटा से खबर है, जिले के मारहरा थाना इलाके के बोरगवा में मेले में लड़ाई हो गई। थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बताया जा रहा है कि मेला में कल ही दो पक्षों में लड़ाई हो रही थी, जो कि सुबह तक जारी रही। आप भी जाओ, मैं उनको भी कराया घर में अपने घर में घुसे जाके। तो देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है। मेले में लड़ाई शुरू हो गई, उसके बाद पुलिस को खबर दी गई, पुलिस पहुंची और अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। लड़ाई करी हुई है। अब जे हरियाई लेके आए तो लोगों ने थप्पड़ मार दे। तो हमने कही अब अकेलो आदमी बहुत नसीब मत मारो। अब इनने सबने लोग बुलाए ले बंदूक के, चला चल बंदूक हमारी बखरी है। हम अकेले, हमारी लड़की नहीं, हमारी लड़का नहीं, हमारा बुढ़ा अकेले है। हमारे दोनों लड़की बहू सब रात को झगड़ा किस बात पे हुआ था? हमारा लड़ाई भाई है। अच्छा, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। आगे देखेंगे उत्तराखंड की अब तक की अहम खबरें। देवभूमि समाचार।